मानहानि मामले में सूरत कोर्ट से राहुल गांधी को लगा झटका। सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी की अर्जी की खारिज। राहुल गांधी की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, जिसमें सूरत की सेशन कोर्ट ने राहुल गांधी की उस अर्जी को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने मानहानि के मामले में दोषी करार दिए जाने के निचले अदालत के फैसले को चुनौती दी थी। राहुल गांधी को अपना पक्ष लेकर गुजरात हाईकोर्ट में जाना होगा और कहा जा रहा है कि कल की राहुल गांधी गुजरात हाईकोर्ट में याचिका दायर कर सेशन कोर्ट के फैसले को चुनौती देंगे। राहुल गांधी ने अपने भाषण में कहा था कि सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है और इस बात को लेकर गुजरात के बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी ने उनके खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला दर्ज कराया था। राहुल गांधी 23 मार्च को इस मामले में दोषी करार दिए गए थे और उनको 2 साल की कैद की सजा सुनाई गई थी। हालांकि उसी दिन उनको जमानत भी दे दी गई थी। राहुल गांधी ने निचले अदालत के इस फैसले को सूरत सेशन कोर्ट में चुनौती दी थी। सूरत सेशन कोर्ट में राहुल गांधी के दोस्त सिद्दीकी के खिलाफ याचिका पर पिछले गुरुवार को ही दोनों पक्षी की दलीलें सुनने के बाद में सेशन कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। साफ है कि राहुल गांधी की मुश्किलें फिलहाल बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। कैमरामैन प्रभात के साथ भूपेंद्र सिंह, अहमदाबाद, न्यूज़ 24। आपराधिक मानहानि मामले में राहुल गांधी की याचिका जैसे ही सूरत कोर्ट ने खारिज की, उसके बाद से बीजेपी हमलावर हो गई। बीजेपी ने लगातार उन पर निशाना साधा और साफ तौर पर ये आरोप लगाया कि अदालत के फैसले को न्यायपालिका और लोगों की जीत और गांधी परिवार के अहंकार पर तमाचा करारा दिया है। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा, अदालत का फैसला गांधी परिवार खासकर राहुल गांधी के अहंकार पर तमाचा है। उन्होंने राहुल गांधी को संबोधित करते हुए कहा कि अभी भी मौका है, अहंकार को छोड़िए, देश के सामने ओबीसी समाज से क्षमा याचना कीजिए कि जो मैंने किया गलत किया, मुझे नहीं करना चाहिए था। इसी तरीके से तमाम जो बीजेपी के नेता हैं वो लगातार राहुल गांधी पर कटाक्ष कर रहे हैं और जाहिर तौर पर ऐसे में कांग्रेस भी जवाबी हमला कर रही है। कैमरा पर्सन अविनाश कुमार के साथ पल्लवी झा, दिल्ली, न्यूज़ 24। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन से फोन पर बात की और गैर बीजेपी शासित राज्यों के राज्यपालों के कामकाज पर समीक्षा करने के लिए बैठक बुलाने के उनके प्रस्ताव का समर्थन किया। दोनों नेताओं ने केंद्र की बीजेपी सरकार के खिलाफ लड़ाई तेज करने पर मंत्रणा की। इस फोन मीटिंग के बाद तमिलनाडु के सीएम स्टालिन ने एक ट्वीट में जानकारी दी कि माननीय पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने गैर बीजेपी शासित राज्यों में राज्यपालों के लोकतांत्रिक कामकाज के खिलाफ हमारी पहल के प्रति एकजुटता और प्रशंसा व्यक्त करने के लिए मुझसे फोन पर बात की और सुझाव दिया कि सभी विपक्षी मुख्यमंत्रियों को बैठकर आगे की कार्रवाई तय करनी चाहिए। बता दें कि तमिलनाडु विधानसभा ने हाल में ही राज्यपाल द्वारा राज्य के विधेयकों को अपनी मंजूरी देने के लिए एक समय सीमा तय करने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया था। इसके साथ ही सीएम स्टालिन ने गैर बीजेपी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को खत लिखकर अपने अपने राज्यों में भी ऐसा ही करने की अपील की थी। कैमरा पर्सन संजय राहुल के साथ रमन कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। राजस्थान में सत्तारूढ़ कांग्रेस के विधायकों के 1-to-1 का आज तीसरा और आखिरी दिन है। इस दौरान जयपुर और बीकानेर संभाग के पार्टी के 39 विधायकों के साथ साथ 7 निर्दलीय विधायकों से भी बातचीत की जा रही है। फीडबैक लिया जा रहा है कि क्या कहीं सरकार के खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी तो नहीं है। अशोक गहलोत सरकार ने पिछले 4.25 साल में जिस तरह की जन कल्याण की योजनाएं बनाई, जिस तरह का बजट अनाउंसमेंट किया था, क्या उसका लाभ आम जनता तक मिल पा रहा है और इन विधायकों के इलाके की जनता, मतदाता क्या सोचते हैं सरकार के कामकाज के बारे में, इस तरह के तमाम फीडबैक को पार्टी लेने की कोशिश कर रही है। खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पार्टी के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा और पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा इस बैठक में शामिल थे। इस बैठक में कई विधायकों ने खुलकर पार्टी में चल रही गुटबाजी का मामला भी हाईकमान के सामने रखा और कहा कि यदि यही हालत रहे तो पार्टी के लिए एकजुटता के साथ विधानसभा चुनाव में उतरना काफी मुश्किल हो जाएगा। कैमरामैन विजय सिंह के साथ श्रीवत्सन, जयपुर, न्यूज़ 24। जम्मू कश्मीर से दुखद खबर है। बड़ा हादसा हुआ यहाँ पर, पूंछ में बड़ा हादसा हुआ है। सेना की गाड़ी में अचानक आग लग गई और इस हादसे में 3 जवान झुलस गए, शहीद हो गए। देखिए किस तरह से सेना की गाड़ी में आग लगी है, धुएं का गुबार देखिए। जम्मू कश्मीर की ये तस्वीरें, पूंछ का वो इलाका जहां पर ये हादसा हुआ है। हादसे के दरमियान कई और जवान जख्मी भी हुए हैं। पूंछ सेक्टर में सेना की गाड़ी में
अचानक आग लग गई। आग कैसे लगी है, किन वजहों से लगी है, किन कारणों से लगी है, फिलहाल साफ नहीं हो पाया। सेना की कई गाड़ियों में यहां पर आग लग गई है। देखिए बीच सड़क से ये तस्वीर किस तरह से निकल कर आ रही है सामने। मौके पर अभी सबसे पहले कोशिश ये है कि आग को बुझाया जाए और कई और जवान जख्मी हुए हैं इस दुर्घटना के दौरान। कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द उन तक उपचार पहुंचाई जाए, अस्पताल उन्हें लेकर जाया जाए, ताकि उन्हें प्राथमिकता है कि उन्हें बचाया जा सके, क्योंकि कई और जवान बुरी तरह से जख्मी हुए हैं। जम्मू एंड कश्मीर की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पूंछ में बड़ा हादसा हुआ है, ये दुखद खबर आई है जम्मू कश्मीर से, जहां पर सेना की कई गाड़ियों में आग लग गई है। कैसे आग लगी है फिलहाल ये साफ नहीं हो पाया। तस्वीर देखिए आप किस तरह से आग की लपटें, धू धू कर सेना की ये गाड़ी जलती हुई, धुएं का गुबार, मौके पर अफरा तफरी। ये दुखद खबर है। कहां चूक हुई है, कैसे ये हादसा हुआ, ये जांच का विषय है, वो आगे जांचा जाएगा, पड़ताला जाएगा, लेकिन पड़ताल आगे होगी। अभी फिलहाल सबसे पहले प्राथमिकता ये है कि जो भी जवान इस आग की लपटों में फंसे हैं, जद में आए हैं, उन्हें अस्पताल पहुंचाया जाए, उनका इलाज हो। कई और जवानों के भी झुलसने की खबर है। इस घटना में, हादसे में कई जवान जख्मी हुए हैं। 3 जवानों को हमने खो दिया। 3 जवान मौके पर ही शहीद हो गए। पूंछ जम्मू कश्मीर की ये तस्वीर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। बेहद ये दुखद घटना घटी है। बस थोड़ी देर पहले यह हादसा हुआ है। पंकज इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अपडेट्स के साथ हम उनसे बात कर लेते हैं। पंकज, सबसे पहले ये बताइए यह हादसा कैसे हुआ, फिलहाल क्या अपडेट्स हैं आपके पास? 3 जवानों को हमने खो दिया है, बहुत दुखद खबर जम्मू कश्मीर से। जी बिल्कुल, देखिए बेहद ज्यादा दुखद खबर है कि जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले के बाटा दूरिया में सेना की जो गाड़ी है, जो वाहन है, उसमें संदिग्ध परिस्थितियों में आग लगती है और आग इतनी भयंकर थी कि आग की चपेट में आने से अभी तक जो जानकारी सूत्रों से मिली है उसके मुताबिक 3 जवान जो हैं वो शहीद हुए हैं और 1 से 2 जवान जो है वो गंभीर रूप से जख्मी हुआ है। आपको बता दें कि आग इतनी ज्यादा भयानक थी कि इसकी लपटें जो हैं आसपास के कई किलोमीटर दूर तक दिखाई दे रही थी। जो स्थानीय लोग मौजूद थे वो तुरंत आग पर काबू पाने की कोशिश करते हैं। मौके पर दमकल कर्मी पहुंचते हैं, पुलिस का अमला वहां पर पहुंचता है और काफी ज्यादा मशक्कत करनी पड़ती है आग पर काबू पाने के लिए। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन दुखद खबर ये है कि आग की चपेट में आने से सेना के जो 3 जवान हैं वो शहीद हुए हैं और 1 से 2 जवान जो है वो गंभीर रूप से जख्मी हुआ है। पुलिस ने मामला दर्ज कर दिया है और सेना ने भी जो है इस मामले की जांच अपने स्तर पर शुरू कर दी है कि क्या है, और सेना ने भी जो है इस मामले की जांच अपने स्तर पर शुरू कर दी है कि क्या वजह रही। ये जो ट्रक है, जो सेना की जो गाड़ी है, उसमें एकाएक आग लगती है और आग इतनी ज्यादा भयानक होती है कि चंद मिनटों में ही जो जवान थे इस जो गाड़ी के अंदर मौजूद थे वो शहीद हो जाते हैं और कुछ जवान गंभीर रूप से जख्मी हो जाते हैं। और आप देखिए कि जो आग की लपटें हैं ये काफी ज्यादा भयानक हैं और बेहद ज्यादा दुखद हादसा है। और आग लगने के बाद धमाके की जो आवाज है वो भी सुनाई दे रही है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि जवानों के पास जो वेपन्स हैं, जो अम्यूनिशन हो, बाद में आग के बाद जो है वो ब्लास्ट हो रहा हो। लेकिन फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। लेकिन दुखद खबर है कि इस आग की चपेट में आने से भारतीय सेना के 3 जवान जो हैं वो शहीद हुए हैं। और आपको बता दें कि काफी ज्यादा संख्या में वहां पर जो जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान ऑफिसर पहुंचे हैं, स्थानीय लोग मौके पर हैं और सेना के आला अधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं। देखा जा रहा है कि क्या ऐसी वजह रही कि एकाएक जो है सेना की गाड़ी में आग लग जाती है और वो आग भी इतनी ज्यादा भयंकर होती है कि इस आग में अभी तक जो है वो 3 जवान शहीद हो चुके हैं। जी पंकज, एक बात हमें बताइएगा, यहाँ पर जो तस्वीरें हम देख रहे हैं इस वक्त, ये बीच सड़क की ये तस्वीर है, एनएच पर ये हादसा हुआ है, नेशनल हाईवे पर। आप हमें बता सकते हैं कि ये गाड़ी चल रही थी, अकेली गाड़ी थी, गाड़ियों का काफिला था, और क्या हथियार, जाहिर सी बात है जवान होंगे तो उनके पास कुछ हथियार भी होंगे, जो कि हम अभी सुन भी रहे हैं। हादसे के बाद आग की लपटों के साथ कहीं ना कहीं आवाज भी आ रही है, ये समझा जा सकता है। लेकिन बीच सड़क पर अचानक कैसे?
देखिए, जो सेना की ओर से अभी आधिकारिक रूप से कुछ भी जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन सूत्रों से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक ये जो सेना की गाड़ी है ये पुंछ के बाटादूरिया जो हाईवे है वहां से गुजर रही थी, और जैसे ही बाटादूरिया, क्योंकि जंगल का इलाका है, जैसे ही सेना का वाहन वहां पर पहुंचता है तो अचानक से संदिग्ध परिस्थितियों में आग लग जाती है। और आग देखिए, तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बेहद ज्यादा भयंकर आग है। और जो लोग वहां पर मौके पर पहुंचे थे उनकी कोशिश ये थी कि जितनी जल्दी हो सके जो जवान इस आग की चपेट में आए हैं उन्हें बचाया जाए, लेकिन कड़ी मशक्कत करनी पड़ती है, क्योंकि वहां से आपको बता दूं दमकल की जो गाड़ी है वो दूर है, क्योंकि बाटादूरिया पुंछ से दूर पड़ता है, लेकिन वहां से दमकल कर्मियों को बुलाया जाता है, जो गाड़ी वहां पर आती है, पुलिस का अमला वहां पर पहुंचता है, लेकिन सबसे पहले जो स्थानीय लोग थे वो मदद करते हैं, क्योंकि उनका ये कोशिश थी, उनका मकसद था कि जो गाड़ी में जवान, सेना के बहादुर जवान मौजूद हैं उन्हें किसी तरह से बचाया जाए। लेकिन आग पर काबू पाने की कोशिश की जाती है, लेकिन आग जो है बेहद ज्यादा भयानक रूप धारण कर लेती है। अभी तक इस बारे में आपको बता दें कि सेना की ओर से आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है, कुछ देर में सेना की ओर से ऑफिशियल जानकारी दी जाएगी, लेकिन अभी तक जो सूत्रों के मुताबिक जानकारी मिली है उसके मुताबिक पुंछ के बाटादूरिया जंगलों के पास जैसे ही सेना का वाहन पहुंचता है संदिग्ध परिस्थितियों में आग लग जाती है, और 3 जवान अभी तक शहीद हुए हैं, 1 से 2 जवान जो है वो गंभीर रूप से जख्मी हुआ है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कितनी ज्यादा भयानक ये आग है, और आग लगने के बाद गाड़ी से धमाकों की आवाज आती है, क्योंकि जाहिर तौर पर जब जवान इस इलाके में जा रहे हैं, क्योंकि एलओसी से सटा ये इलाका है, तो वहां पर हथियार, गोला बारूद जवान अपने साथ कैरी करके चलते हैं। आग के बाद जो है धमाकों की आवाज साफ तौर पर सुनाई दे रही है। पुलिस ने भी मामला दर्ज कर लिया है, सेना के आला अधिकारी जो है वो मौके पर पहुंचे हैं, अपने स्तर पर सेना ने भी जांच शुरू कर दी है, लेकिन अभी तक जानकारी जो सेना की ओर से नहीं दी गई है कि किस तरह से आग लगी है, क्या वजह रही है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक संदिग्ध परिस्थितियों में ये आग लगी है। लेकिन दुखद खबर ये है कि हमारे 3 सेना के बहादुर जवान शहीद हो चुके हैं, 1 से 2 जवान गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। फिलहाल हाईवे को एहतियातन बंद किया गया है, किसी भी गाड़ी को राजौरी से पुंछ जाने की इजाजत नहीं है, किसी भी गाड़ी को पुंछ से राजौरी जाने की इजाजत नहीं है। हाईवे को एहतियातन सील किया गया है, पूरी तरह से कॉर्डन किया गया है, और जो जितनी भी आपको बता दें कि गाड़ियां हैं वो रुकी हुई हैं, और यही सेना की कोशिश है, जो पुलिसकर्मी वहां पर पहुंचे हैं उनका ये मकसद है कि देखा जाए कि कितनी ज्यादा वहां पर कैजुअलिटी है, क्योंकि आपको बता दें अभी तक की जानकारी के मुताबिक 3 जवान जो हैं वो शहीद हुए हैं और 1 से 2 जवान जख्मी हुए हैं। जी पंकज, जरा आप हमें बताइएगा कि ये हादसा एग्जैक्टली किस वक्त हुआ है? मौके पर जाहिर सी बात है दमकल विभाग के लोग पहुंचे होंगे, कर्मी पहुंचे होंगे, कब तक पहुंच पाए, और उस इलाके के बारे में भी जरा तफसील से बताइए जहां पर ये हादसा हुआ है, पुंछ में जहां पर ये हादसा हुआ। देखिए, ये पुंछ का बाटादूरिया का इलाका है, घने जंगल का इलाका है, और बाटादूरिया आपको याद होगा ये वही इलाका है यहाँ पर भारतीय सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई थी, और वो जंगल का इलाका है, और यहाँ पर 20 से 25 दिन जो है सेना ने इस इलाके को कॉर्डन करके रखा था। बाटादूरिया एलओसी से सटा हुआ इलाका है, और सेना का वाहन जो है जब उस बाटादूरिया जो हाईवे है वहां से गुजर रहा था, अचानक संदिग्ध परिस्थितियों में सेना के वाहन में आग लग जाती है, और देखते ही देखते आग जो है बेहद ज्यादा भयानक रूप धारण कर लेती है। इस आपको जो गाड़ी, जो जानकारी हमें सूत्रों से मिली है, इसमें 4 से 5 जवान मौजूद थे। 3 जवान जो हैं वो मौके पर ही शहीद हो जाते हैं, क्योंकि आग की चपेट में आ जाते हैं, और बेहद ज्यादा भयंकर आग। जो आसपास के लोग थे, क्योंकि जंगल का इलाका है इसलिए ज्यादा वहां पर रिहायशी आबादी नहीं है, लेकिन जो दूरदराज के लोग थे, जैसे ही, क्योंकि इसकी जो लपटें हैं वो कई किलोमीटर दूर तक दिखाई दे रही थी, जैसे ही स्थानीय लोगों ने देखा कि आग की जो भयंकर लपटें हैं वो दिखाई दे रही हैं, हाईवे पर पहुंचते हैं, क्योंकि पानी की कोई व्यवस्था वहां पर नहीं थी, कड़ी मशक्कत की जाती है, पानी लाया जाता है, आग बुझाने की कोशिश की जाती है। तमाम जानकारियों के लिए आप नजर बनाए रखिए, हम अपडेट्स लेंगे आगे भी। देखिए तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, पुंछ में यह हादसा हुआ है। यूपी में हो रहे निकाय चुनाव में एक साथ चुनावी अभियान को धार देंगे अखिलेश यादव और शिवपाल यादव। करीब 8 साल के बाद अखिलेश यादव और शिवपाल यादव एक साथ मिलकर पूरे उत्तर प्रदेश में प्रचार करते हुए नजर आएंगे। हालांकि इससे पहले मैनपुरी लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में दोनों एक साथ एक मंच पर दिखाई दिए थे,
लेकिन वो प्रचार केवल मैनपुरी सीट तक ही सीमित था। लेकिन निकाय चुनाव के दौरान अखिलेश यादव और शिवपाल यादव दोनों एक साथ मोर्चा संभालेंगे और खासकर ये दोनों के साझा कार्यक्रम उन इलाकों में लगेंगे जिन्हें बीजेपी का गढ़ माना जाता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अखिलेश और शिवपाल के साथ जयंत चौधरी की भी सभाएं होंगी। यही नहीं, जिस तिकड़ी का प्रयोग यानी अखिलेश, जयंत चौधरी और चंद्रशेखर आजाद का किया जा रहा है, उनको भी एक मंच पर देखा जाएगा। अब लोकसभा चुनाव साल 2024 के पहले यूपी के इस निकाय चुनाव को अखिलेश यादव और शिवपाल यादव की जोड़ी के लिए एक बड़ी चुनौती के तौर पर देखा जा रहा है। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र साहू के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एक नया पहल शुरू करने जा रही है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के सभी गांव-गांव में यहां पे मंत्री, विधायक, सांसद जाएंगे और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की जिस तरह से परियोजनाओं का किस तरह से विकास किया गया है, किस तरह से डेवलप किया गया है, इस बात को सभी गांव और कस्बों में बताएंगे। इसको लेकर अभिषेक बनर्जी आज यहां त्रिमूल भवन में एक प्रोग्राम कर रहे हैं और इस प्रोग्राम के तहत 26 अप्रैल से लेकर 26 जून तक ये कार्यक्रम चलेगा और कह सकते हैं कि 2023 में पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव है और 2024 में लोकसभा चुनाव है। इसको लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लगातार प्रयास कर रही हैं कि किस तरह से पश्चिम बंगाल की पंचायत सीटें हैं ज्यादा से ज्यादा टीएमसी के पास आए और 2024 के लोकसभा चुनाव में 42 सीटें टीएमसी के खाते में आए। इसको लेकर प्रोग्राम की आज शुरुआत हो रही है और अब इसके बाद सभी जिलों और गांवों में इस तरह से टीएमसी के मंत्री, विधायक जाएंगे। कैमरामैन विनोद के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24, कोलकाता। बिजनेसमैन गौतम अदानी आज सुबह एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार से मिलने उनके घर सिल्वर ओक पहुंचे। दोनों नेताओं के बीच करीब 2 घंटे तक ये मुलाकात चली। हालांकि इस मुलाकात में बातचीत क्या हुई ये अब तक पता नहीं है, लेकिन पिछले दिनों जब शरद पवार से एक इंटरव्यू में पूछा गया कि हिंडनबर्ग मामले में आपका क्या कहना है, तब शरद पवार ने कहा था कि हिंडनबर्ग का नाम मैंने सुना भी नहीं है और उसके जरिए भारतीय बिजनेसमैन को मुश्किल में लाया जा रहा है कि जेपीसी की जरूरत नहीं है क्योंकि जेपीसी में विपक्ष के नेता ही कम है और सत्ता पक्ष के नेता ज्यादा होंगे तो उसमें कुछ निकलकर सामने नहीं आएगा। शरद पवार की इस भूमिका के बाद महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी नाराज हुई थी, लेकिन बाद में उद्धव ठाकरे ने इसमें बीच बचाव किया और महाविकास आघाड़ी के नेता एक साथ मिले। तब ये तय किया गया कि जेपीसी हो, अदानी हो या फिर सावरकर हो, इन सभी मुद्दों को दूर रखा जाए और भारतीय जनता पार्टी के साथ लड़ने के लिए सभी एकता के साथ खड़े रहें। कैमरामैन अंचल सिंह के साथ विनोद जगदाले, न्यूज़ 24, मुंबई। मनसे प्रमुख राज ठाकरे और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की आज शाम मुलाकात होनी है। ये मुलाकात ऐसे समय में हो रही है जब हाल ही में बीएमसी सहित कई महानगर पालिकाओं के चुनाव होने हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र में राजनीतिक सरगर्मी बढ़ी हुई है। हालांकि राज ठाकरे की तरफ से ये बताया गया है कि ये जो मुलाकात है इसमें बेमौसम बारिश से हुए किसानों के नुकसान का मुद्दा उठाया जाएगा। इसके अलावा सिडको में मराठी मानुस यानी मराठी लोगों को जो घर मिला है और उसका पोजीशन मिल पा रहा है, नहीं मिल पा रहा है, उनको क्या दिक्कतें आ रही हैं, ये मुद्दा उठाया जाएगा। यानी कि आने वाले बीएमसी चुनाव में एमएनएस और जो शिवसेना है, खासतौर पर एकनाथ शिंदे की जो शिवसेना है, इसके बीच गठबंधन हो सकता है और जो शिवसेना है वो अपने कोटे से जो बीजेपी से टाई अप करेगी वो अपने कोटे से एमएनएस को कुछ सीटें लड़ने के लिए दे सकती है। कैमरा राजेंद्र के साथ इंद्रजीत, न्यूज़ 24, मुंबई। एक बार फिर से बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का बयान नीतीश कुमार के लिए परेशानी का सबब बन गया है। मांझी ने लालू राबड़ी शासन की तारीफ करते हुए कहा कि उस समय जो शिक्षकों की बहाली हुई थी वो शिक्षक काबिल भी थे और ज़्यादा पढ़े लिखे भी। जीतन राम मांझी जब से दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मिलकर पटना लौटे हैं तब से उनके सुर कुछ बदले बदले से नजर आ रहे हैं। 3 दिन पहले मांझी ने अपने क्षेत्र के जनता को संबोधित करते हुए कहा था कि अब फैसला लेने का समय आ गया है और उसके बाद मांझी ने नीतीश सरकार पर सवाल उठाते हुए यह कह दिया कि लालू शासन में शिक्षकों की बहाली ज़्यादा अच्छे तरीके से हुई थी। ऐसा नहीं है कि जीतन राम मांझी ने पहली बार ऐसा कुछ कहा है। समय समय पर मांझी ऐसा बयान जरूर देते हैं जिसके कारण वो चर्चा में बने रहते हैं। हालांकि सब कुछ कहने के बाद मांझी यह कहना नहीं भूलते हैं कि हमने प्रण ले रखा है कि जब तक राजनीति करूंगा नीतीश कुमार के साथ रहूंगा। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24।
लखनऊ एफएसएल की टीम पहुंच चुकी है कॉलविन अस्पताल, जहां पर रिक्रिएशन किया जा रहा है। सीधे तस्वीरें हम दिखाने की कोशिश करते हैं। यहां पर जो 3 शूटर पहुंचे हुए थे, 3 शूटरों को भी नाट्य रूपांतरण के तहत यहां पर दूसरी डमी के तौर पर लाया गया और इसके साथ साथ यहां पर अतीक और अशरफ को भी डमी के तौर पर यहां पर दूसरे शख्स के तौर पर यहां पर दिखाया गया कि किस तरह से अतीक अशरफ को अस्पताल के बाहर यहां पर पुलिसकर्मी जो मौजूद हैं, पुलिस गाड़ी यहां से अतीक और अशरफ को लेकर अंदर की तरफ जाते हैं और उसके बाद फर्जी पत्रकार के भेष में जब जो पत्रकार सवाल पूछ रहे थे उनके बीच में घुसकर तीनों ताबड़तोड़ फायरिंग करते हुए अतीक और अशरफ को मौत के घाट उतार देते हैं। उसके बाद कैसे पुलिस तीनों शूटरों को धर दबोचती है, किस तरह से आरोपी तीनों अपने आप को सरेंडर करते हैं, उन तमाम चीज़ों को, घटनाक्रम को यहाँ पर एफएसएल की टीम ने रिक्रिएशन किया हुआ है। इस पूरे हत्याकांड में जो मास्टरमाइंड है वो गिरफ्तार होगा, वो पकड़ा जाएगा, उसका नाम सामने आएगा। ये अपने आप में ही एक बड़ा सवाल बना हुआ है। कैमरामैन कालिकान के साथ दीपक दुबे, न्यूज़ 24 प्रयागराज। अतीक अशरफ हत्याकांड मामले में गठित की गई न्यायिक आयोग की टीम पहुंची प्रयागराज पहुंचकर न्यायिक आयोग की टीम घटनास्थल पर भी पहुंची, की जांच पड़ताल। न्यायिक आयोग की टीम वारदात वाली जगह कॉलविन हॉस्पिटल पहुंचकर जांच पड़ताल की, मौका मुआयना किया, नक्शा भी बनवाया गया, कौन किस पोजीशन में खड़ा था, पुलिस वालों की क्या पोजीशन थी, अतीक और अशरफ अहमद की क्या पोजीशन थी, किस दिशा से उनको लाया गया, कितने कदम चले थे, गाड़ी से उतरने के बाद मीडिया कर्मियों ने उनको कहां रोका, ये तमाम सवाल न्यायिक आयोग की टीम ने वहां मौजूद प्रयागराज कमिश्नरेट के अधिकारियों से किए। आपको बता दें, माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ अहमद हत्याकांड की जाँच के लिए शासन के गृह विभाग ने कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट 1952 के तहत इस आयोग का गठन किया है। ये 15 अप्रैल को प्रयागराज जनपद में हुई घटनाक्रम की पूरी विस्तृत जांच कर 2 महीने के अंदर शासन को अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। यहाँ आपको ये भी बता दें, सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति अरविंद कुमार त्रिपाठी की अगुवाई में आईपीएस सुबेश कुमार सिंह और ब्रिजेश कुमार सोनी इस मामले की जाँच कर रहे हैं। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र साहू के साथ मनोज पांडे, लखनऊ न्यूज़ 24। अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की गोली मारकर हत्या किए जाने के मामले में गिरफ्तार तीनों शूटर सनी, लवलेश और अरुण मौर्य लगातार पुलिस की गिरफ्त में कई खुलासे कर रहे हैं। शूटरों में से एक सनी ने बताया कि वो कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से बेहद प्रभावित था और उसी की तरह बनना चाहता था, जबकि दूसरा शूटर अरुण मौर्य, उसका कहना है कि वो असद के एक व्हाट्सएप ग्रुप का मेंबर था और काफ़ी दिनों तक उसका सक्रिय सदस्य बनकर रहा। ऐसा उसने इसीलिए किया कि जिससे वो परिवार के करीब रहे और उससे जुड़ी अहम जानकारियाँ निकाल सके। और एक और इस पूरे मामले में और बड़ा खुलासा ये हुआ है कि जो तीनों आरोपी हैं उनको हथियार दरअसल कई बड़े गैंगस्टर से मिले हैं, जिसमें खासकर जितेंद्र गोगी गैंग के बारे में जिक्र किया जा रहा है। हालांकि इस बात की पुष्टि अभी पुलिस ने नहीं की है। दरअसल जितेंद्र गोगी को 2 साल पहले गैंग वॉर में ही दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में मार गिराया गया था, लेकिन एसआईटी और यूपी पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई कि आखिरकार वाकई में इनको हथियारों की सप्लाई करने वाला गोगी गैंग ही था या कोई और। जहांगीर के साथ में कौशिक, न्यूज़ 24 दिल्ली। खालिस्तान समर्थक अमृतपाल की पत्नी को आज पंजाब में अमृतसर पुलिस ने डिटेन कर लिया, उनको हिरासत में लिया। दरअसल वो अमृतसर से लंदन जाने वाली थी, लेकिन इमिग्रेशन में उनकी लिस्ट में जब देखा, जो लुकआउट नोटिस निकला हुआ था उसमें जब देखा तो इमिग्रेशन के अंदर उनका नाम था उस लिस्ट में, जिसके बाद पंजाब पुलिस को बुलाया गया और सुरक्षा एजेंसियां वहां पर पहुंची और उसको किरणधीर कपूर को डिटेन कर लिया। 1:30 बजे की उसकी फ़्लाइट थी, लेकिन 1:30 बजे उसकी फ़्लाइट उसे नहीं पकड़ने दी गई। 11:40 पर वो पहुंची थी और उसके बाद पुलिस ने उसको वहीं पर डिटेन कर लिया। दरअसल अमृतपाल 18 मार्च से फरार चल रहा है। उसके बाद से वह उसके माता पिता, पत्नी गांव जलूलपुर खेड़ा में कड़ी पुलिस सुरक्षा के बीच में थे। एनआरआई है किरणदीप कौर और 1991 में अपने दादा के साथ लंदन में जाके बस गई थी, तो अब भी उसने यही सोचा कि वो एनआरआई है और आराम से लंदन निकल जाएगी, लेकिन पंजाब पुलिस ने उसको वहाँ पर हिरासत में ले लिया है। कैमरामैन संजय राहुल के साथ विनय सिंह, न्यूज़ 24 दिल्ली। माफियाओं के बाद अब माफियाओं की पत्नी भी यूपी पुलिस के लिए सिरदर्द बन गई है। शाइस्ता परवीन के बाद अब यूपी पुलिस ने मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशा अंसारी की तलाश तेज कर दी है और इनाम की रकम 25,000 से बढ़ाकर 50,000 कर दी है। मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशा अंसारी को पुलिस लंबे समय से तलाश कर रही है। अफशा पर गाजीपुर कोतवाली, मोहम्मदाबाद कोतवाली, नंदगंज, मऊ और लखनऊ समेत तमाम अलग अलग जनपदों में कई आपराधिक मामले दर्ज है। पुलिस ने अफशा की तलाश में कई जगहों पर छापेमारी की, लेकिन पुलिस को कोई कामयाबी नहीं मिली। पुलिस को अफशा के कई आपराधिक मामलों में तलाश है। अफशा पर
गजल होटल लैंड डीड के अलावा नंदगंज में सरकारी जमीन को कब्जा करने का आरोप है। मुख्तार अंसारी के साथ अब्बास अंसारी और अब्बास की पत्नी अफशा अंसारी, ये तीनों पहले से ही अलग अलग मामलों में जेल में है और अब मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशा की तलाश में यूपी पुलिस दर दर की खाक छान रही, लेकिन अभी तक उसे कामयाबी नहीं मिल सकी है। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र कुमार साहू के साथ मानव श्रीवास्तव, लखनऊ, न्यूज 24। वरिष्ठ समाज सेवक अप्पा साहेब धर्माधिकारी को महाराष्ट्र भूषण से सम्मानित किया गया। ये कार्यक्रम नई मुंबई के खारघर इलाके में रखा गया था, लेकिन इस दौरान 14 लोगों की मौत हो गई और इस घटना से सबक सीखते हुए राज्य सरकार ने एक आदेश पारित किया है। इस आदेश के अनुसार राज्य में खुली जगह पर दोपहर 12 से 5 बजे तक किसी भी तरीके का आयोजन नहीं किया जाएगा, उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। आपको बता दें कि रविवार के दिन मुंबई से सटे नई मुंबई के खारघर इलाके में महाराष्ट्र भूषण अवार्ड फंक्शन का आयोजन किया गया था। ये कार्यक्रम खुले मैदान में रखा गया था। इसमें खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से लेकर राज्य के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस ने शिरकत की थी। राज्य सरकार की आलोचना इस बात को लेकर हो रही है कि किसी भी तरीके की व्यवस्था लोगों के लिए नहीं रखी गई थी। चिलचिलाती धूप में खुले मैदान में लोगों को अपने हाल पर छोड़ दिया गया था और इस दौरान 100 लोग करीब बीमार पड़ गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन इसमें 14 लोगों की मौत हो गई। इस मामले के बाद सियासत भी काफी गर्मा गई है। विपक्ष लगातार सरकार पर आक्रामक हो रहा है और लोगों की मौत के लिए सरकार को ही जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। संजय राउत ने यहाँ तक कह दिया कि सरकार मौत के आंकड़े छुपा रही है। मौत के आंकड़े 14 से ज्यादा है और इसके लिए विशेष सत्र की भी मांग की गई है। कैमरा पर्सन विनोद के साथ अंकुश जायसवाल, न्यूज 24 मुंबई।